चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वी आर रीडिंग एक्टिविटी 3.8। कह रहा है टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, burn the magnesium ribbon, collect the ashes formed and dissolve them in water. Test the resultant solution with both red and litmus paper. Is the product formed on burning magnesium acidic or basic? बताओ क्या होगा इसमें, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक। हाँ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका बेसिक ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, है ना। ये आपका फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। तो बेस जब रिएक्ट करेगा रेड लिटमस से, तो रेड लिटमस का कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नाउ बर्न सल्फर पाउडर। सल्फर को बर्न करोगे तो क्या बनेगा, SO2। SO2 को अगर आप पानी में डालते हो H2O में, तो ये बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2SO3, और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो H2SO4 बनता, ठीक है। ये भी एसिडिक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बट ये एसिडिक है। तो ऐड सम वाटर एंड हाँ, तो इसमें क्या होगा, जब आप बर्निंग सल्फर का ऐश पोर करते हो वाटर में तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरस एसिड नेचर में एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड में टर्न कर देगा, ठीक है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन? हाँ बिल्कुल, लिख देना यहाँ पे। Mg+O2, ये पहली रिएक्शन हो गई। Mg+O2 विल गिव MgO, बैलेंस कर देना। उसके बाद MgO+S2 ये बनाता है, और इसकी S+O2 विल गिव SO2, और उसके बाद SO2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म H2SO3। बन जाएगा एक्टिविटी। यस। हाँ, तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक। बन जाएगा। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है एसिड और बेस में, isn't it? यस। ओके ओके, यस। तुम लोग बीच में कुछ कुछ बोलते रहा करो यार, ये तो मुझे लगता है कहाँ चले गए। बस एक ही अर्चिता बोलती है बस, बाकी लोग बोलते हैं बट बहुत रेयर बोलते हैं, एज इफ देयर वर्ड्स आर वेरी प्रेशियस। हाँ, सबसे मैं बोल रही थी। अच्छा तब से तुम बोल रही थी, सॉरी। मुझे लगा अर्चिता बोल रही, क्या वॉइस में थोड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी। पिच तुम लोग को ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ आंसर लाइन से। अर्चिता बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अर्पिता हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं। हार्दिक बताओ। सर मरकरी। हाँ मरकरी, Hg। बताओ नेक्स्ट, जूही। कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। तो सोडियम। सोडियम। अर्चिता के यहाँ लगता हल्ला हो रहा है, चलो थैंक, कोई बात नहीं अर्चिता। सर नेक्स्ट, पोटेशियम भी होगा क्या? नहीं पोटेशियम उतना सॉफ्ट सेकेंड नहीं है वाले का। बेटा। नहीं उतना ऑल सॉफ्ट है बट उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं एज कम्पेयर टू सोडियम, और पोटेशियम जनरली पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, शांभवी। तो सिल्वर और कॉपर बोथ है ना। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। हीट का सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, बट यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि महंगा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आयशा। अ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल। यस, विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड। हाँ लेड है, और मरकरी भी है, दोनों आपके पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। मरकरी इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर, है ना। वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसका टेम्परेचर राइज होता है। अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं करता तो फिर उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, मरकरी राइज नहीं करता। तो लेड इज वन, ठीक है। लेड आपने बोल दिया, गुड। लेड इज Pb।
चलो ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये कौन बताएगा? बताओ जूही। अर्चिता कैन नॉट स्पीक। Metal are malleable. This means metal can be beaten into thin sheet, and हम्म, ductile, the ability to be drawn into a thin wire. हाँ ठीक है। नेम द मोस्ट मेलिएबल मेटल Gold, एंड मोस्ट डक्टाइल gold, gold. And what length of wire can be drawn from 1 gram of gold? 2 kilometers. 2 किलोमीटर है ना। इस बात पे मेरे को वैसे विश्वास नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड बहुत कम होता है यार। लाइक 1 ग्राम में क्या होता है? मैं कहता हूँ कि आप कितना भी पतला वायर बनाओगे, है ना, आपने सपोज 1 ग्राम गोल्ड लिया, ये गलत दिया है स्टेटमेंट, पता है? जैसे तुम अगर सपोज जस्ट सपोज 1 ग्राम गोल्ड है आपके पास, है ना, मास उसका दिया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम गोल्ड कितना साइज में कितना होगा बताओ तुम लोग? कितना उसका डायमीटर होगा? अगर मैं इसको स्फेरिकल मान के चलता हूँ, कोई हॉलो स्फीयर मान के चलता हूँ, तो 1 ग्राम गोल्ड का कितना डायमीटर आ जाएगा? आप लोग सोना पहनते ना, मेरे पास सोना है ही नहीं बिल्कुल। बताओ अप्रोक्स कितना उसका होगा 1 ग्राम? अच्छा आपके पास कोई 1 ग्राम का सामान है, जैसे कान वाला या नाक वाला? किसी के पास नहीं है? सब मेरी तरह गरीब हो? नोबडी इज हैविंग। अरे इतनी सारी लड़कियां हैं, अर्चिता, आयशा, हार्दिक तो चलो अपना लड़का है, युवराज भी लड़का है, शांभवी, जूही, 4 लड़कियां हैं। नोबडी इज वियरिंग गोल्ड। चलो ठीक है, मत बोलो। तो आई डोंट थिंक दैट 1 ग्राम गोल्ड इज, वहां पे एटलीस्ट 10 ग्राम होना चाहिए। हेलो, आर यू पीपल देयर? Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, लीव इट। तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? कुछ हाँ या ना तो बोला करो, मेरे को लगता है कहाँ चले जाते हो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, वीडियो चलो आपकी मर्जी, ऑन करना है ठीक है, नहीं ऑन करना कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि बस मैं हूँ हर जगह और कोई नहीं है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, अब सुन लो। इफ यू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए क्या किया गया? उसको दो सब्सटेंसेस से रिएक्ट करवाया गया, पहला था ऑक्सीजन और दूसरा था वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करने का मेन मकसद ये था कि हम ये पता कर लें कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कितना लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जो सबसे विगरसली और सबसे वॉयलेंटली या जिसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, वो सबसे आपका रिएक्टिव मेटल है, और जिसका रिएक्शन बहुत स्लो हो या रिएक्ट ही ना करे, वो आपका लेस रिएक्टिव मेटल है। और फिर उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी सीरीज या जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको फॉर्म करते हैं ना। देखा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में दी है, पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है ना, सबसे ऊपर उसमें सोडियम है, फिर पोटेशियम, ऐसे आपके मेटल्स प्रेजेंट है। तो दैट इज व्हाई वी आर रिएक्टिंग मेटल्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक। तो पहले हमको पढ़ना है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। देखो यहाँ पे, एक मिनट, अरे यार फिर वही दिक्कत है। अरे कॉपी नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा। इंसान कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम्म, हो गया। देखो यहाँ पे, अरे अब चॉकलेट खा लिया तो चाय पीने का फिर क्या मतलब? देयर इज नो टेस्ट इन द चाय आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। देखो यहाँ पे, सो दिस इज द नेक्स्ट
टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, लिख लेना इसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल विथ ऑक्सीजन। और एनसीईआरटी पढ़ के जाना, कहीं और से पढ़ के मत जाना, यहीं से इन बिटवीन क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। सबसे पहला है ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो ये आपको रिएक्शन दे दी, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सबसे पहला, for example, when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper 2 oxide, that is a black oxide. तो कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2Cu। अब सुन लो, यहाँ पे जो कॉपर मेटल है ना वो लेस रिएक्टिव है, तो वो फायर कैच नहीं करता, ऑल्दो यू आर हीटिंग, आप कंबशन करवा रहे हो, वो फायर कैच नहीं करता, बस एक थिन ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की। तो ध्यान रखना, कॉपर मेटल डज नॉट बर्न, ये चीज ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेगा कि क्या कॉपर बर्न होता है, तो वो बर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कैसा फ्रेम हो जाएगा बेटा, हाउ कॉपर, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, व्हेन कॉपर इज हीट, लिख लेना, क्वेश्चन बना लो अपनी कॉपी में, फ्रेम कर लो, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, यहाँ पे आपने लिख लिया व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, ठीक, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आंसर हो गया, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड विच इज अ ब्लैक कलर ऑक्साइड। कलर भी याद कर लेना, कलर भी कई बार पूछ लेता है, जहाँ पे एनसीईआरटी में कलर दिया वो तो आप याद ही कर लेना, बाहर से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, सिमिलरली aluminium forms aluminium oxide, aluminium reacts with oxygen to form Al2O3 बैलेंस। अच्छा बैलेंसिंग सबको आती है अब ना, कोई ऐसा इसको बैलेंसिंग नहीं आती, युवराज, शांभवी, जूही, हार्दिक, अर्चिता, आयशा, एनीवन हु इज अनेबल टू रात्रि। बैलेंस? ओके, सबकी आज सबकी सबकी आवाज शांभवी है, रेस्ट ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट देयर वोकल कॉर्ड्स। चलो कोई बात नहीं, सर आती है। नहीं अब तो आएगा ही ना। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, यहाँ देखो, recall from chapter 2 how copper oxides react with dilute hydrochloric acid। क्या करता था कॉपर, कॉपर reacted with dilute hydrochloric acid to form CuCl2 और हाइड्रोजन गैस was liberated। अच्छा कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी सॉरी, कॉपर ऑक्साइड है तो CuO प्लस HCl, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ बनेगा CuCl2 प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉरी कॉपर ऑक्साइड दिया, ठीक है। तो वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये आपको पता है सारे मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। अब देखो उसका कहने का मतलब क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती हैं जिनको अगर अपन बेस में डालेंगे तो वो एसिड बन जाएंगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, और अगर अपन एसिड में डालेंगे तो वो बेस बन जाएंगी, इनका डुअल नेचर है। और आपको एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो what are amphoteric oxides? They are the oxides which have dual nature. With acid they behave as a base and neutralize it, with base they behave as an acid and neutralize it, इनका dual nature है, ठीक है। आगे देखो, aluminium oxides react in the following manner with acid and bases, very important reaction, इसको आप ध्यान से याद कर लेना, रट लेना, बन जाएगा। बन जाएगा बेटा, यस। एक यस मिनट, सर। पक्का इसको, हाँ एम्फोटेरिक वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, अगर जब रिटन पेपर होता था तो इसका तो 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आता था कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल एंड आल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो यहाँ पे ये तो इजी है, क्या बोलते हैं पहला वाला, Al2O3 reacts with 6HCl to give AlCl3 plus H2O, ये आपका सॉल्ट हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज इजी।
लेकिन जो बेस के साथ सॉल्ट बन रहा है इसका थोड़ा नाम याद कर लेना। Al2O3 reacts with NaOH to form NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये थोड़ा जो फॉर्मूला इसका आप याद कर लेना, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, तो बेस के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है, बट यू हैव टू मेमोराइज इट। बन जाएगा। अच्छा, अब Yes, मान लो sir. मैंने बोल दिया इसका Zn के साथ रिएक्शन लिखो, तो Zn प्लस HCl क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा Zn? ZnCl2. हाँ, ZnCl2 प्लस H2. H2। वेरी गुड, बैलेंस कर लोगे ना। हाँ, और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा Zn प्लस NaOH, तो यहाँ पे बेटा आपका सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट। उसका फॉर्मूला है Na2ZnO2। आपको क्या मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, प्लस H2। एक मिनट, कुछ लगे, Na2ZnO2 प्लस H2। तो प्लीज बैलेंस द बोथ ऑफ रिएक्शन। तो ये आपकी एल्यूमिनियम हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ एसिड, ये बन गया बेस, यहाँ पे ये बेस हो गया, और विथ बेस ये क्या बन गया, एसिड। क्लियर है? यहाँ भी देख लो। अरे यार सॉरी, यहाँ पे ऑक्साइड होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पर ये आपका बन गया बेस। तुम लोग जहाँ मैं गलती करता हूँ तो बता दिया करो ना, शर्माए क्यों, मतलब शर्माए मत करो। गलती मतलब भूल गया मैं उसको ऑक्साइड लिखना, प्लस यहाँ पे वो बन गया एसिड। बैलेंस कर लोगे बेटा अपने से, रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, कॉपी में। ऑल दो जिंक की नहीं दिए, बट बाई चांस पेपर में आ सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा तो कुछ चीजें बाहर से भी आ सकती हैं। और ये सोडियम जिंकेट दिया है वहां पे, क्या बोलते हैं, जब आप एसिड बेस आप पढ़ोगे तो सोडियम जिंकेट दिया है आपको। क्लियर है बेटा, बन जाएगा। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, Yes, sir. most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkali. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follows। ठीक है, तो अल्कली क्या होते हैं पढ़ा था आपने लास्ट चैप्टर में, वाटर soluble bases are called alkali। ठीक है, तो अच्छा, इनके अलावा और क्या एग्जांपल है, इनके अलावा एग्जांपल है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water to form calcium hydroxide। ठीक है, और क्या एग्जांपल है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड reacts with water to form मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी अल्कली, वाटर अल्कली। ऑल द बेसेस, ये सब बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं वो आपके अल्कली होते हैं। बन जाएगा। क्लियर है? Yes, है ना? sir. हाँ, आप सुन लो, सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे और आप एग्जांपल ले लो, जो बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं है उसके एग्जांपल क्या हो गए, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो इनके जो भी ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, है ना, जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, आयरन का ऑक्साइड हो गया FeO, लेड का हो गया PbO, कॉपर का हो गया CuO। ये सारे ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं है, सो दे आर बेसिस बट दे आर नॉट अल्कली। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ अल्कली या बेसिस विच आर अल्कली, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ बेसिस दैट आर नॉट अल्कली। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। हम्म, Yes, sir. Yes, sir. वाओ, यू पीपल आर ऑसम। चलो अब देखो, एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। कोई अच्छी मूवी आई है इस समय, बताओ।
देयर इज नो गुड मूवी इन टाउन. ओके, गुड. तुम लोग तो पिक्चर नहीं देखते हो. देखो यहाँ पे, we have observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivities towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are immersed in kerosene oil. तो यहाँ पे अब 1 नंबर का सवाल आ गया. सवाल पहले तो एक ये बन गया कि वेयर डू वी स्टोर सोडियम एंड पोटेशियम, तो उसका आंसर हो गया केरोसिन ऑयल. फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, व्हाई डू वी स्टोर देम इन केरोसिन ऑयल, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव. दे, if they are kept in open, they will react with the oxygen surrounding them and they will catch fire. बन जाएगा. So this paragraph is important. इस देखो, इस चैप्टर में क्या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कट गया है. अगर वो होता तो उससे पक्के क्वेश्चन आते, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था माइनिंग वाला, ओर एंड एवरीथिंग. अब वो कट गया मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो अब यही बचा, ये इसी में से क्वेश्चन आएंगे बीच बीच से, है ना. जितने भी बोर्ड में जो पैनल बैठता है, उन लोग सब एनसीईआरटी उन लोग को रटी रहती है, और लोग यहीं से सवाल बनाते हैं उठा उठा के. नीट का जो पूरा पेपर आता है ना, बायो कितने लोग लेने वाले हो तुम लोग में से? हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर? नोबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर. तुम लोग मेरा टेस्ट ऑफ पेशेंस लेते हुए सर को ऐसे, सर कुछ बोलेंगे हम जवाब नहीं देंगे, क्या कर लोगे? हाँ, वी हैव द राइट टू स्पीच. चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा कह रहा है, देखो यहाँ पे, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. रूम टेम्परेचर पे इनके ऊपर एक पतली सी लेयर जम जाती है, इनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड की. मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की, लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड की. This, the protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. तो जैसे ये आपका प्योर मेटल था, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर जम गई, ये लेयर जम गई. अब ये लेयर क्या करेगा, ये लेयर अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रोकेगा, ऑक्सीडेशन भी रोकेगा और दूसरे एलिमेंट्स को भी रिएक्ट करने नहीं देगा. तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है. इसी का अपन इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम में. एल्यूमिनियम के फॉइल यूज होता है ना फॉर पैकेजिंग फूड. तो क्यों, उसमें क्या प्रिंसिपल यूज होता है कि एल्यूमिनियम का मेटल होता है, उसके ऊपर Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है, तो अब वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, अब वो एकदम हाईली इनरिएक्टिव हो जाता है. उसके अंदर आप खाना स्टोर कर दो, तो कोई भी जो बाहर का सब्सटेंस है वो आके रिएक्ट नहीं करेगा और कोई भी उसमें डैमेज नहीं होगा. बट अभी रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि एल्यूमिनियम की फॉइल्स, उसमें खाना खाने से कैंसर एंड ऑल होता है. तो दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल पेपर और टिश्यू पेपर जो अपन, या नैपकिन जो अपन यूज करते हैं, है ना. बन जाएगा बेटा ये चीज. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे देखो अगेन. अब यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ डज आयरन बर्न विथ ऑक्सीजन. तो यहाँ देखो दिया है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग. तो आयरन का जो मेटल है, जो आपको बड़ा सा मेटल, अगर आपको मैं आयरन का एक ब्लॉक दे दूं और मैं बोलूंगा इसको आप हीट करो और ऑक्सीजन से रिएक्ट करो, तो जल्दी हीट और रिएक्ट नहीं करेगा. बट आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का बुरादा, नारियल का बुरादा देखा है ना सबने, मतलब उसका ग्रैन्युलेटेड फॉर्म, पिसा हुआ फॉर्म. बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आयरन का मेटल इतना बड़ा नहीं जला, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट जल गए, क्यों? सर क्योंकि उनके सरफेस एरिया कम रहते हैं, इसलिए इसी वजह से। हाँ, मतलब इनका सरफेस एरिया कम है, बट जो सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेशन है वो बढ़ गया ना. ये तो बहुत बड़ा था,
तो यहाँ तो बस इतना सरफेस एरिया है। जैसे आप चीजों को ब्रेक करते हो तो वॉल्यूम तो सेम रहता है बट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो पहले इतना बड़ा ब्लॉक था, अब एक एकदम छोटा सा ब्लॉक है। अब ये तो है तो बहुत छोटा, लेकिन ऑक्सीजन तो उतनी अवेलेबल हो रही है ना जितनी यहाँ पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, हीट भी ज्यादा हो गई, तो ये इसलिए रिएक्ट कर जाता है बिकॉज सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो आयरन आपका विगरसली रिएक्ट करता है कब, जब उस आपका आयरन फिलिंग के फॉर्म में हो। प्योर मेटल या ब्लॉक जो आपका ब्लॉक फॉर्म में, तो वो आपका रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा। नेक्स्ट दिया है, फिर क्वेश्चन आ गया, हाउ डज कॉपर बर्न इन एयर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बिल्कुल भी जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक colored layer of copper 2 ऑक्साइड। ये अपन ने पहले भी देख चुका है। ठीक है, आगे देखो। फिर क्वेश्चन आ गया, हाउ डू सिल्वर गोल्ड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो मान लो कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया, AU प्लस O2, अब बोल दिया कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और जो इसको ध्यान से पढ़ेगा इन बिटवीन, इस पे क्वेश्चन बनाएगा और इसको मेमोराइज करेगा, उसी के नंबर अच्छे आएंगे। बन जाएगा बेटा। यस। Yes. Yes, sir. वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो। अब अब देखो, अच्छा हुआ क्या, आपने ने ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करवाया, बट बहुत सारे जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं किए। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। अच्छा, एक ये सेक्शन है डिड यू नो वाला सेक्शन, आप देख लो। इसमें जैसे क्वेश्चन इसमें पूछता तो नहीं है कभी, बट फिर भी बाय चांस आपके स्कूल के टीचर ने दे दिया, क्योंकि स्कूल के टीचर ऐसे ही क्वेश्चन उठा के देते हैं इन बिटवीन। चलो मैं यहाँ से एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ, रुको। इसको बस आपको रीड करना है, ठीक है। या मेरा वो स्निपिंग वाला काम नहीं कर रहा, मेरा माउस खराब हो गया है यार, मेरे को नया माउस खरीदना है। देखो यहाँ पे ये एनोडाइजिंग वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वी हैव टू रीड। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जनरली क्या होता है, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्टिव होता है हल्का सा, तो Al2O3 की एक थिन लेयर तो जम जाती है, बट मैं कई बार चाहता हूँ कि वो लेयर थिन से थिक हो जाए। तो aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coats make it resistant to further corrosion. ठीक है, the resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. अब मैं चाहता हूँ कि oxide layer और thick हो जाए। During anodizing, a clean aluminium article is made the anode. Anode सेल के कौन से टर्मिनल से जुड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Sir, हाँ, negative. नहीं नहीं, सही बोला शाम्भवी ने। एनोड मैंने बताया था, एन आयन नेगेटिव होता है तो एनोड जुड़ेगा, उल्टा चलता है, एनोड जुड़ेगा पॉजिटिव से। कैट आयन पॉजिटिव होता है तो कैथोड जुड़ेगा नेगेटिव से, उल्टा चलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें एक आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जो है सल्फ्यूरिक एसिड। The oxygen gas evolved at anode reacts with aluminium to make a thick protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give, क्या बोला है, to give aluminium articles an attractive finish। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो इतना, ये डू यू नो सेक्शन वाला पेपर में नहीं आता, बट एटलीस्ट बस पता होना चाहिए कि एनोडाइजिंग से अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर मतलब चढ़ा देते हैं या उसको कोट कर देते हैं, और इससे आपका जो मेटल है वो और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है टू कोरोजन, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है,
बन जाएगा ये चीज। बन जाएगा Yes. Yes, बेटा। sir. Yes, अब sir. इसका देखो, इसका रिएक्शन तो काफी मतलब ऐसा है, हाई फाई है, तो रिएक्शन तो दिया नहीं है क्योंकि इसमें वाटर का पहले कैथोड पे आपका वाटर का ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, है ना। तो वो रिएक्शन छोड़ दो, बस आप इतना ध्यान रखो व्हाट इज एनोडाइजिंग। अब देखो आगे यहाँ पे देखो एक चीज ये लिखा है, after performing activity 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. But burning on oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead, क्योंकि इन्होंने बर्न ही नहीं किया बिल्कुल। आगे let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metals. तो इसलिए अब अपन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट नहीं किया, आयरन के साथ कुछ ने कुछ ज्यादा मतलब बर्निंग नहीं हुआ, कॉपर से भी नहीं किया, लेड से भी नहीं किया, तो हमने अब वाटर लिया। ठीक है, अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के लिए। ये एक्टिविटी शायद आपको नहीं करवाते हैं, शायद स्कूल में नहीं करवाते हैं। तुम लोग के स्कूल में करवाया है आयशा? No, sir. ये एक्टिविटी शायद नहीं करवाते क्योंकि थोड़ा डेंजरस है ये, वैसे करवाने को करवा भी सकते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दिस टीचर्स आर नॉट, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटी करवानी चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे को याद रहेगा ना, फिर तो ऐसे याद ही नहीं रहेगा किसी को। खैर छोड़ छोड़ो। अब यहाँ बस अपन रट रहे हैं कि हाँ बस ये हो गया, अगर आपने एक बार एक्टिविटी कर ली होती तो आपको एक्चुअली पता होता कि कौन कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कौन हॉट वाटर से करता है, कौन स्टीम से करता है। क्या छोड़ो। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ सेम मेटल एज एन एक्टिविटी 3.9, वही सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, लेड आप ले लो। ठीक है। पुट स्मॉल पीस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर? सुन लो, कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा? सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा और कैल्शियम करेगा। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। सबसे तेज पोटेशियम पोटेशियम करता है, फिर सोडियम करता है, फिर कैल्शियम करता है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ, दो मेटल करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना, वो हाइड्रोजन गैस से आग लग जाती है, वो मतलब उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है पूरा। आगे, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हाँ, कैल्शियम। अभी अपन सब पढ़ेंगे, ऐसा क्यों रहा, मैं खैर मुझे तो रटा है तो इसलिए मैं आंसर बताए पढ़ा हूँ। Put the metals that did not react with cold water in beaker half filled with hot water. Hot water से react करता है मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। For the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3 and observe the reaction with steam. अब देखो ये फिगर बन के आ सकता है, शायद सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। सैंपल पेपर देख लिया आप लोगों ने साइंस का? नहीं देखा? सर थोड़ा सा देखा था। सर आधा देखा था, फिर उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, आधा देख के अपन छोड़ देते हैं। ओके। हाँ, तो शायद सैंपल पेपर में जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने तो देखा था सैंपल पेपर और मैं पूरा देखता हूँ, मैं आधा नहीं देखता, तो जहां तक शायद आया था या फिर दूसरा वो वाला आया था, क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, अरे सर वो यार, हाइड्रोजन गैस वाला। हाइड्रोजन गैस वाला शायद था। हाँ, शायद उसी का था। आई एम नॉट एक्चुअली रिमेम्बरिंग, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है ना। हाँ, हाइड्रोजन गैस वाला है, देख लिया मैंने, आइडेंटिफाई द गैस से। सैंपल पेपर में ऐसे सॉल्व करवा दूंगा, इसका मार्किंग स्कीम भी दिया है, सॉल्व क्या करना है वैसे, बट फिर भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। चलो, हाँ, कहाँ पे थे अपन? अपन थे एनसीईआरटी पे। तो आपको ये सेटअप करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेटल को प्रॉपर ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो ग्लास का वूल है, ये पूरा पानी इसका वो हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, और फिर ये एकदम गर्म भाप बन के ये भाप आपके मेटल पे जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे अपन मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं स्टीम से। ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी 3.3 है, इट इज शोइंग द रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। अब देखो यहाँ से मेन चीज यहाँ से चालू हो गई। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले
मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस को याद कर लेना, याद रहेगा। मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। उसके आगे दिया है मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। मैंने बताया था सारे मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है। अरे यार टाइम खत्म होने वाला है, चलो कल पढ़ते हैं फिर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 2 दिन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। ओके बेटा, Okay, sir. चलो लेट्स स्टडी टुमारो, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग। और तुम नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, एक बार क्या लिख के याद करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी फिर जब मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर मैं खूब सारे क्वेश्चन के टेस्ट आपको वैसे ही दे दूंगा, तो आपका थोड़ा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके।